हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 10 में, यानी लास्ट पार्ट में हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो इसको बताएगा मैं उसका नाम अपने वीडियो में, अगले वीडियो में मेंशन करूँगा। तो इसी के साथ चलते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और आपने अगर पहले के 9 पार्ट आपने नहीं देखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में या ऊपर आई बटन पे जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे। ये आप लोग बताएंगे, ज़रूर बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। चलते हैं। जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए? जानवर के प्रथम अवशेष पाए गए मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कहाँ पे? आदमगढ़ में। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जानवर के पहले अवशेष पाए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? भीमबेटका में कितनी हैं? 232, 234, 243, 251। तो ये हैं ऑप्शन सी 243 गुफाएं हैं। और ये भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पे? एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पर कुल 243 गुफाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक के किस शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? तो ये है ऑप्शन डी 14वां शिलालेख। अशोक के इस शिलालेख में देश के विभिन्न भागों में जो भी शिलालेख हैं उनका वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? तो ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये है 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महमत के बारे में है? अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महत्व के बारे में है? तो ये है 7वां शिलालेख। इसमें धम्म यात्राओं का वर्णन है, जिसमें गरीबों, ब्राह्मणों और जो भी श्रमिक होते श्रमण होते थे, यानी श्रमिक होते थे, उनको दान दिया जाता था। इसके बारे में है, इसका वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? तो ये है 5वां शिलालेख। 5वां शिलालेख। 5वें शिलालेख में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में वर्णन है। यह है या इसमें अशोक के द्वारा 25 कैदी थे जिनको छोड़ दिया गया था, उन कैदियों को छोड़ने का भी वर्णन इसी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो ये है ऑप्शन डी निग्रोध। श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार अशोक को निग्रोध नाम का एक भिक्षु था, उसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिलता है? तो ये है मस्की शिलालेख में। मस्की शिलालेख में अशोक के नाम का जिक्र मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था? तो यह था, ये सबको पता होगा, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और इसके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया, और मेगास्थनीज ने फिर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका पुस्तक की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी में है? तो देखते हैं, मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये है उपर्युक्त दोनों। तो ऑप्शन सी, ये दोनों खरोष्ठ लिपि में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो ये है 13वां शिलालेख। यह है सबसे लंबा शिलालेख है। और इसमें अशोक की कलिंग विजय का भी वर्णन है, जो कलिंग युद्ध हुआ था। और इसके अलावा अशोक के धम्म की ग्रीक, यवन, सीलोन आदि जो राजाओं पर है, उन राजाओं पर जो इन्होंने विजय प्राप्त करी थी उसका भी वर्णन है, और काफ़ी सारे राजाओं का उसमें भी वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक का कौन सा शिलालेख
दो भाषाओं में है, गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कंधार अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख। तो ये है ऑप्शन सी कंधार अभिलेख। अशोक का कंधार अभिलेख जो है वो दो भाषाओं में है, और दो भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली भाषा है ग्रीक और दूसरी है आर्मेनिक। ये दो भाषाओं में है, ग्रीक और आर्मेनिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था? तो ये था ऑप्शन ए तक्षशिला। अशोक 261 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा और उससे पहले अशोक तक्षशिला का वायसराय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? तो ये है ऑप्शन सी शिलालेख 11वां। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई? तो ये है शिलालेख, पहला शिलालेख है सी। अशोक ने पहले ही अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई थी और दूसरे शिलालेख में पशुओं के उपचार की व्यवस्था का वर्णन किया था। तो पहले में याद रहेगा, पहले में पशु हत्या पर रोक थी और दूसरे में उसके पशुओं के उपचार की व्यवस्था का वर्णन किया है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? युक्त, प्रादेशिक, राजुक या उपयुक्त सभी? तो ये है उपयुक्त सभी। धम्म यानी कि धर्म के प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजुक के तीनों नियुक्त किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ था? ये भी आपको बताया था उस दिन पिछले वीडियो में कि ये है आठवें वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और सिंहासन पे अशोक बैठा था 269 ईसा पूर्व में, और ये युद्ध हुआ था फिर 261 ईसा पूर्व में, यानी कि उसके 8 साल बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोक के बेरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? अशोक के बेरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? तो ये था ऑप्शन ए कनिंघम। ऑप्शन ए कनिंघम। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे कि मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित हैं? मौर्य काल में देवताध्यक्ष संबंधित है स्टोर, राजा की भूमि, कस्टम या धार्मिक संस्थान? तो ये है धार्मिक संस्थान। मौर्य काल में धार्मिक संस्थानों की देखभाल के लिए देवताध्यक्ष होता था। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ चलते हैं, घर पर रहें, सेफ रहें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।